बूढ़ा आदमी बड़ा ही विनम्र ढंग से बोलता है, साहब मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आप मुझे सच सच बताओ कहाँ से आ रहे हो। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, इस पीछे वाली हवेली में मेरी एक दोस्त रहती है, मैं उसे मिलने गया था। बूढ़ा बड़ा ही आश्चर्य ढंग से बोलता है, कौन सी हवेली, कहाँ की हवेली। अब इंस्पेक्टर साहब बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बोलते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये कितनी खूबसूरत हवेली है। और जैसे ही वो पीछे हवेली की तरफ देखते हैं दोस्तों, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ कोई हवेली नहीं था, बिल्कुल वहाँ खंडहरनुमा कोई मकान था, और मकान के बाहर गेट पर एक पुराना सा जंग भरा ताला लगा हुआ था, जैसे कई सालों से वो खंडहर साफ सफाई नहीं किया गया हो और कई सालों से वहाँ कोई आया नहीं हो, कोई ताला खुला भी नहीं हो। दोस्तों ये देखकर इंस्पेक्टर साहब के हालांकि सूख जाते हैं। फिर वो बूढ़ा बताता है, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप ये शहर नहीं, ये राज्य छोड़ के भाग जाओ। आखिर दोस्तों क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब के साथ, आखिर उन्होंने क्या देख लिया। उस हवेली में रात को किससे मिलने गए थे और किससे मिल के आ रहे थे। दोस्तों आगे क्या होने वाला था, जो बूढ़े ने कहा कि आप जान बचानी हो तो शहर ही नहीं राज्य भी छोड़ के भाग जाओ। इन सब सवालों को जवाब पाने के लिए दोस्तों आपको ये कहानी विस्तार से देखना पड़ेगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों हम चुन चुन के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी लाते हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर से धन्यवाद। आइए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों ये कहानी है असम की। असम के कामरू थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था वीरेंद्र गोगोई। बड़े ही ईमानदार, बड़े ही साहसी व्यक्ति थे। एक दिन उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी पड़ती है और रात को खाना वाना खा के वही 10:30-11 के बीच अपनी ड्यूटी पा जाते हैं। उस टाइम दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को जीप मिला करता था। जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल के आ गए हैं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र गोगोई कुछ देर सोचते हैं, फिर ये निर्णय लेते हैं कि चलो घर चलते हैं, मोबाइल भी लेता आऊँगा और एक गश्त भी हो जाएगी नाइट की। ये सोचकर दोस्तों वो घर की तरफ चल देते हैं। घर जाते हैं, मोबाइल लेते हैं, एक कप चाय फिर से पीते हैं और ड्यूटी की ओर, थाने की ओर चल देते हैं। दोस्तों उनके घर से दूरी थाने की 3 किलोमीटर थी। जैसे ही करीब 1-1.5 किलोमीटर क्रॉस करते हैं एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहा पर देखते हैं कि 3 लड़की खड़ी है, चेहरे नकाब से ढकी हुई है और शायद उनमें से एक लड़की रुकने का इशारा कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब मन ही मन सोचते हैं, शायद ये मुसीबत की मारी होगी, इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिला होगा या कहीं से आ रही होगी, रात 11:30-12 बजने वाले हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब वहाँ गाड़ी रोक देते हैं। तीनों लड़कियों में से एक बोलती है, साहब मुझे थोड़ी दूर पे छोड़ देना, वहाँ मेरा एक घर है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है रास्ते में। इंस्पेक्टर साहब उसे बैठने का इशारा करते हैं। तीनों लड़कियाँ पीछे की सीट पर बैठ जाती हैं। अब इंस्पेक्टर साहब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियाँ कोई भी जवाब नहीं देती है। दोस्तों बिल्कुल वहाँ शांति थी, कहा जाए तो पिन ड्रॉप साइलेंट। इंस्पेक्टर साहब को बड़ा ही अजीब लगता है, फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ही एक जगह आती है, इंस्पेक्टर साहब के कंधे पे एक लड़की हाथ रखती है और उन्हें रुकने का इशारा करती है। दोस्तों वो लड़की जैसे ही जहाँ छुई थी इंस्पेक्टर साहब को, बिल्कुल बर्फ सा ठंडा लगता है उन्हें। वो लड़की को उतार देते हैं। लड़की इशारा से दिखाती है एक हवेली की तरफ, बोलती साहब ये मेरा घर है, आइए एक कप चाय पी के जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब बोलते नहीं, मैंने अभी चाय पी के आया है और मुझे ड्यूटी में लेट हो रही है, मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ, फिर कभी मिलते हैं। ऐसा बोल के इंस्पेक्टर साहब चल देते हैं। वो लड़कियाँ भी चल देती है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब थाने में चले जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, और उन लड़कियों के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि उनकी जो जिस्म से खुशबू निकल रही थी वो इंस्पेक्टर साहब के नाकों में अभी भी टकरा रही थी। वो खुशबू उनसे जुदा ही नहीं हो रही थी। उन्हें बड़ा ही मीठी अनुभूति हो रही थी, बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रहा था। दोस्तों रात की ड्यूटी समाप्त होती है इंस्पेक्टर साहब की, वो घर जाते हैं। जैसे ही गाड़ी लगाते हैं और जैसे ही वहाँ से हटते हैं, उनकी नज़र पीछे सीट पर पड़ती है, क्योंकि वहाँ से अभी भी खुशबू आ रही थी। जैसे ही उस सीट की तरफ देखते हैं, एक खूबसूरत सा लाल कलर का छोटा सा बैग वहाँ रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब अनमने ढंग से उस बैग को उठा लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं शायद उन लड़कियों का गिर गया होगा, क्योंकि उसके अलावा तो वहाँ कोई बैठा ही नहीं था। घर के अंदर जाते हैं और टेबल पर उस बैग को रख देते हैं और इंस्पेक्टर साहब 1-2 घंटे की नींद लेने लगते हैं। 2 घंटे के बाद जब उठते हैं और बाथरूम चले जाते हैं तैयार वार होने के लिए, तब तक उनकी पत्नी की नज़र पड़ती है उस लाल बैग पे। पत्नी उनसे पूछती है लाल बैग किसका है। इंस्पेक्टर साहब सारा वाकया बताते हैं, बोलते हैं एक लड़की मिली थी रात को, शायद उसका छूट गया होगा, उसका मैंने घर देख लिया है, उसे वापस लौटा दूंगा। पत्नी बोलती है इसके अंदर क्या, एक बार खोल कर देख तो लीजिए। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ईमानदार किस्म के आदमी थे। वो बोलते हैं किसी का बैग क्यों खोलना, दूसरे की अमानत है, मैं उसे लौटा दूंगा, उसका घर मैंने देख लिया है। लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी।
वो बोलती देखने में क्या जाता है। और दोस्तों वो बैग को खोलती है। जैसे ही वो बैग को खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों उस बैग के अंदर बहुत सारे हीरे जगमग जगमग जगमगा रहे थे। अब दोस्तों उनकी पत्नी के मुंह से आवाज़ नहीं फूटता है। वो हकलाते हुए इंस्पेक्टर साहब को बोलती है इसके अंदर तो बहुत ही कीमती हीरे हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को कानों पर विश्वास नहीं होता है। वो भी भागे भागे आते हैं, आके बैग देखते हैं तो सच में उसके अंदर हीरे जगमग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को कोई लालच नहीं आता है। वो बैग को बंद कर देते हैं, बोलते हैं किसी और की अमानत है उसे मैं लौटा दूंगा। उनकी पत्नी जिद करने लगती है कि पूरा ना सही कम से कम 2-3 हीरे तो निकाल लो, मैं कुछ गहने बनवा लूंगी। तुम तो ऐसे ही मुझे गहने बना के देते नहीं, तुम्हारी सैलरी तो इतनी है नहीं। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं दूसरे के धन में लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतना बहुत है। ये कहकर बैग बंद करके रख देते हैं। अब दोस्तों इंस्पेक्टर साहब खाना वाना खा के ड्यूटी के लिए निकलते हैं। वो सोचते हैं जाते वक्त रास्ते में उसका बैग लौटा दूंगा, लेकिन वो बहुत ही श्री कामों में व्यस्त हो जाते हैं दिन में, क्योंकि कोई केस हो गया था, कोई हादसा हो गया था, उसके इंक्वायरी में वो जुट जाते हैं। दोस्तों ऐसे करते करते रात 9:30 बज जाता है, तब उन्हें फुर्सत मिलती है। अब वो घर की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में सोचते हैं उस बैग को उस हवेली में देते हुए जाऊंगा। अब दोस्तों रात को जहाँ उन्होंने लड़कियों को ड्रॉप किया था वहाँ गाड़ी रोकते हैं, एक नज़र हवेली की तरफ डालते हैं। बहुत ही शानदार हवेली थी दोस्तों। गेट पर कई सारे झालर लटक रहे थे, बहुत ही कीमती बल्ब लगे हुए थे, एकदम जगमग से कर रहा था, खूबसूरत गेट बना हुआ था। दोस्तों गेट खोल के एसपी साहब अंदर घुसते हैं। जब वो लाल को देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों लॉन के अंदर सुंदर सुंदर क्यारियां थी, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, क्या मस्त खुशबू आ रही थी। अपने जीवन में ऐसा सुंदर नज़ारा नहीं देखा था। मन ही मन अंदाजा लगाते हैं कि काफ़ी अमीर लोग हैं, बहुत ही दौलतमंद है। जब गेट पे जाते हैं दोस्तों तो गेट भी इतना ही खूबसूरत था, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्थर लगाए गए थे, इतनी सुंदर नक्काशी की गई थी कि इंस्पेक्टर साहब करीब करीब 1 से 1.5 मिनट उस गेट को देखते ही रहते हैं। फिर बेल बजाते हैं, सुंदर सी धुनी अंदर होती है और अंदर किसी चलने की आवाज़ आती है। उसके थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है, फिर एक लड़की नकाब पहने हुए आई थी। वो कल वाली ही लड़की थी। वो बड़ा अजीब सा लगता है कि घर में भी कोई नकाब पहनता है क्या। तब तक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दूसरी लड़की भी आ जाती है, वो भी दोस्तों नकाब लगाई हुई थी। तब तो तीसरी लड़की भी आ जाती है, वो भी नकाब में थी। अब उन्हें बोलती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जैसे आप बोलते हैं ये आपका अमानत है, ये मेरी गाड़ी में छूट गया था, इसे मैं लौटाने आया था। वो लड़की बोलती है आप बहुत ईमानदार हो और बहुत ही बहादुर भी हो, आप चाहते तो ये पूरी की पूरी बैग रख सकते थे, आपके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर पूरी बैग ना रखते तो 2-4 हीरे तो निकाल ही सकते थे, लेकिन आपने इसमें छुआ भी नहीं। फिर आपका हाथ पकड़ के उन्हें सोफे पर बैठाती है। दोस्तों जैसे ही वो हाथ पकड़ती है उन्हें बर्फ का ठंडा का एहसास होता है। अब एक लड़की सोफे के हाथे पे बैठ जाती है और कंधे पे हाथ रख देती है। दोस्तों कंधे पर ना जैसे लगता है कोई बर्फ की सिल्ली रख दिया हो। दूसरी तरफ दूसरी लड़की बैठ जाती है, वो भी इनके कंधे पे हाथ रख देती है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को जहाँ जहाँ भी उनका छून महसूस हो रहा था वहाँ बर्फ से ठंडक महसूस हो रही थी। अब तीनों लड़कियाँ इंस्पेक्टर साहब को उठाती है और पलंग पर ले जाती है, उन्हें पलंग पर बैठा के अपना नकाब हटा देती है। अब इंस्पेक्टर साहब अपना पलक झपकना भूल जाते हैं। तीनों एक से बढ़ के एक खूबसूरत लड़की। अपने जीवन में इंस्पेक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। अब वो पलक झपकाना ही भूल गए थे। उनमें से एक लड़की ऐसी चुटकी बजाती है, अब बोलती क्या साहब देखते ही रहोगे। अब तीनों लड़कियां धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देती हैं और फिर इंस्पेक्टर साहब के भी सारे कपड़े उतार देती है और दोस्तों उनके साथ मनमर्जी करती है, पूरी रात करती है। इंस्पेक्टर साहब अपने काबू में नहीं थे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उन्हें कुछ भी एहसास नहीं था। जो उनके शरीर से खुशबू आ रही थी, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल मदहोश हो चुके थे। दोस्तों ऐसे करते तो सुबह के 3 बज जाते हैं। अब तीनों लड़कियां अपने अपने कपड़े पहनती है और इंस्पेक्टर साहब को बोलती है आप जाओ, और एक ड्रॉ खोलती है, उस ड्रॉ से एक नोट का बंडल निकालती है और इंस्पेक्टर साहब को पकड़ा देती है। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा हिचकिचाते हैं, कई ईमानदार आदमी थे, तो लड़कियां बोलती है ये कोई मैं घूस नहीं दे रही हूँ, ये आपके मेहनत का फल दे रही हूँ, आपने हमें खुश किया, कल फिर आना, ये बोल के उन्हें भेज देती है। इंस्पेक्टर साहब मन ही मन बहुत खुश होते हैं, पैसे को अपनी जेब में रखते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एक गीत गुनगुनाते हुए अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब 9 बजे फिर जाते हैं। दोस्तों वो लड़कियां फिर वही खेल खेलती हैं उनके साथ और 11 बजे ही उनको बोलती है आप जाओ। फिर ड्रॉ खोलती है, एक नोट का बंडल उन्हें देती है। दोस्तों उस हवेली से इंस्पेक्टर साहब निकल के बाहर जा ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और आवाज़ मारता है कि बेटा थोड़ा रुकना। इंस्पेक्टर साहब झल्ला जाते हैं और उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ के आता है, तब तक इंस्पेक्टर साहब गाड़ी आगे बढ़ा चुके थे।
वो बूढ़ा आदमी दौड़ता रह गया, चिल्लाता रह गया, चीखता रह गया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। इंस्पेक्टर साहब घर जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। उनकी वाइफ उन्हें डॉक्टर को दिखाती है। 2 दिन बाद वो ठीक होते हैं। ठीक होने के बाद फिर उनके नाकों में वही खुशबू तैरने लगता है, फिर वो मदहोश होने लगते हैं। और फिर वो रात को उसी हवेली में जाते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब को देखकर वो लड़कियां एकदम क्रोध वाली नजरे से, खा जाने वाली नजर से देख रही थी, लाल लाल आंख करके। एक बोलती तूने मुझे बहुत तड़पाया है, दूसरी बोलती मैंने तुम्हारा 2 दिन से वेट की। इंस्पेक्टर साहब अपना सफाई देते हैं, बोलते मैं बीमार पड़ गया था। दोस्तों उस दिन फिर वही खेल खेला जाता है। भाई 11 साढ़े 11 बजे लड़कियां फिर उन्हें बोलती आप जाओ, फिर उन्हें एक नोट का बंडल देती है। इंस्पेक्टर साहब फिर बाहर निकलते हैं। फिर वो बूढ़ा टकराता है। इस बार बूढ़ा आदमी अपना ठेला को इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया था ताकि इंस्पेक्टर साहब भाग ना सके। अब पूछता है बेटा कहाँ गए थे? इंस्पेक्टर साहब झल्ला कर बोलते हैं तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो। बूढ़ा आदमी बोलता है बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे? इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि पीछे जो हवेली है उसमें मेरी एक दोस्त है, मैं उससे मिलने जाता हूँ। बूढ़ा आदमी एकदम दंग सा रहता है, बोलता कौन सी हवेली की बात कर रहे हो, हवेली कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब झल्ला के बोलते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, और देखो हवेली। जैसे वो हवेली की तरफ इशारा करते दोस्तों और देखते हैं हवेली की तरफ, कोई हवेली नहीं था वहां। एक खंडहर नुमा घर था जो लगता था सदियों से वीरान पड़ा हुआ है। उसके बाहर एक जंग लगा हुआ दरवाजा था, गेट था, उसके ऊपर एक जंग लगा हुआ ताला था, जैसे लगता था वो सालों साल से ऐसे ही पड़ा है, किसी ने खोला तक नहीं है। दोस्तों ये मंजर, ये सीन देखकर इंस्पेक्टर साहब काटो तो खून नहीं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बूढ़ा बोलता है इसलिए मैं तुमसे 2 दिन पहले से ही पूछ रहा हूँ कहाँ गए थे, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुनी कर दी। बेटा अब तुम्हारी जान पर बनाई है। दोस्तों अब इंस्पेक्टर साहब काफी डर गए थे। वो बूढ़ा बाबा से बोलते हैं अब क्या करना चाहिए मुझे? वो बूढ़ा आदमी बोलता है जितना जल्दी हो सके तुम्हें शहर को छोड़ के भाग जाओ। अब दोस्तों इंस्पेक्टर साहब असमंजस में थे, क्या करे क्या ना करे। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो जिस हवेली से भी निकल के आए हैं, इतनी खूबसूरत हवेली से वो खंडहर कैसे बन गया। दोस्तों वो ड्यूटी जाते हैं और अपने एक सीनियर ऑफिसर एसपी साहब जिनका नाम था अनिल बर्मन, उनसे ये बातें शेयर करते हैं। दोस्तों अनिल बर्मन हंस हंस के लोट हो जाते हैं और बोलते हैं तुम आजकल लगता है हॉरर फिल्म ज़्यादा देखने लगे हो, तुम्हारे दिमाग में हॉरर फिल्मों का प्रभाव पड़ गया है। वो बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और उनका हाँ में हाँ मिलाते हैं, और उनके साथ जो सिपाही थे सुन रहे थे वो भी, क्योंकि बड़े अफसर के हाँ में हाँ सब मिलाता है। सभी बहादुरी से दिखाते हैं, बोलते हैं साहब कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन इंस्पेक्टर के ऊपर क्या बीत रहा था वो तो इंस्पेक्टर ही जानता था। दोस्तों किसी तरह रात गुजरता है, सुबह होता है। अब उनका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल बीमार पड़ चुके थे। अब दोस्तों उनकी वाइफ दवाई लाने के लिए मेडिकल शॉप गई थी। तब तक दरवाजे पर दस्तक होता है। इंस्पेक्टर साहब सोचते हैं कि उनकी वाइफ आई होगी दवाई लेके, और दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो तीनों लड़कियां सामने नजर आती है। एकदम गुस्से भरी नजर से उनको देख रही थी, लाल लाल आंखें करके। बोली तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दूसरी बोलती है अब हमने सोच लिया है तुम्हें अपने साथ परमानेंट लेके चलें, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब की रूह फना हो जाती है। वो एकदम जोर से दरवाजा बंद करते हैं और भाग के अपने बिस्तर पे जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो हनुमान चालीसा का पाठ तब तक करते रहे जब तक कि उनकी पत्नी नहीं आती है। पत्नी आती है, दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाती है, तब जाके इंस्पेक्टर साहब दरवाजा खोलते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ बंद करते हैं। अब दोस्तों इंस्पेक्टर साहब की हालत बहुत ही दयनीय, बहुत ही बुरा हो गया था। वो हनुमान चालीसा अपने पैकेट में रखते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होता है वो एक झाड़ी में छुप जाते हैं, और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी नजर आता है उनका पैर पकड़ लेते हैं। बोले बाबा अब मेरी जान बचाओ, मैं अब क्या करूं? बूढ़ा जो कहानी बताता है दोस्तों, वो सुनकर इंस्पेक्टर साहब और भी डर जाते हैं और भी दंग हो जाते हैं। बूढ़ा बताता है कि बेटा आज से 30 बरस पहले यहाँ एक सेठ रहा करता था, बहुत ही धनवान व्यक्ति था, बहुत ही पैसे वाला था, बहुत बड़ा उसका बिजनेस था। उसके 2 बेटे थे। एक बेटे तो अपने पिता का हाथ बटाने लगता है, लेकिन दूसरा बेटा पता नहीं किसकी संगति में आके वो जादू टोना सीखने लगता है और बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक के संपर्क में आता है और बहुत सारे तंत्र विद्या करने लगता है और अपने हवेली के अंदर ही सब कुछ वो करता था। जब उसे सिद्धि हो जाती तंत्र विद्या की तो बहुत सारे भूत प्रेत डाकनी चाकनी को वो अपने कमरे में बंद कर दिया करता, गिरफ्तार कर लिया करता, कैद कर लिया करता। दोस्तों यही प्रक्रिया सालों साल चलती है। दोस्तों एक दिन तांत्रिक प्रक्रिया में कुछ गलती होती है और वो जो डाकनी वाकनी थी उसकी जान ले लेती है। उस लड़के के मरने के बाद जितने भी वहां पर भूत प्रेत थे सब बेकाबू हो जाते हैं और उस घर में सेठ का रहना मुश्किल हो गया था। बड़े बड़े तांत्रिक को लाया जाता है,
लेकिन कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है। एक बूढ़ा तांत्रिक सेठ को बुलाता है, उसे एक अच्छा सलाह देता है, बस सेठ जी, इस हवेली को छोड़कर जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाओ। इस हवेली को ही नहीं, इस शहर को ही छोड़ के भाग जाओ। ये लोग तो आपको छोड़ेंगे नहीं। कोई भी तांत्रिक यहाँ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतने ज़्यादा में है, इसे कुछ बिगाड़ना मुश्किल है। दोस्तों, वो सेठ रातों रात अपने बेटे को लेकर भाग जाता है। कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं। फिर वो बूढ़ा इंस्पेक्टर साहब को समझाते हुए कहता है, ये बेटा उतना पैसा वाला सेठ था, उतना धनी व्यक्ति था, वो पता नहीं कितने बड़े बड़े तांत्रिक को लेके आया, जब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम क्या कर सकते हो? जितना जल्दी हो सके तुम ये शहर ही नहीं, ये राज्य छोड़ के भाग जाओ, अगर जान बचानी है तो। क्योंकि उन तीनों ने अब तुम्हारा घर भी देख लिया है और उन तीनों की खुशबू हमेशा तेरा पीछा करती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब घर जाता है और अपने सभी अफसरों को लेटर लिखता है, सारी मतलब कहानी विस्तार से उस लेटर में लिखता है और नीचे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पोस्टिंग इस राज्य से दूसरे राज्य में कर दिया जाए, मैं फला जगह जा रहा हूँ। और दोस्तों, कहाँ जा रहा है वो बताता नहीं किसी को, बोला जाके मैं फ़ोन करूँगा। और वो लेटर सबको कॉपी कर देता है, बड़े बड़े आईजी को, डीआईजी को, डीएसपी को, अपने थाने में सबको पोस्ट करके वो अपनी वाइफ को लेकर वो शहर ही छोड़ के भाग जाता है। शहर नहीं, राज्य छोड़ के भाग जाता है। दोस्तों, कहाँ गया नहीं गया किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो बोला था कि मैं फ़ोन करके बाद में बताऊँगा, मेरा ज्वाइनिंग वहीं करा देना। और फिर ये भी लिखा था, ज्वाइनिंग ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी मुझे आज इसलिए याद आई, जब मैं 2018 में मिजोरम में पोस्टेड था, वहाँ मेरे एक दोस्त ने ये कहानी बताई थी। वहाँ ये कहानी खूब प्रचलित थी मिजोरम में। उस टाइम मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था और अभी भी मैं असमंजस में हूँ, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब आप लोग ही बताइएगा, क्या आज के ज़माने में भी ऐसा होता है या नहीं होता है? भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं है? ये कहानी सच्ची हो सकती है या बनावटी है या नहीं हो सकती है? ये सब आप कमेंट में बताएंगे हमें। अब ये कहानी मैं आप दोस्तों को छोड़ता हूँ, कैसा है नहीं है क्या है, आज के ज़माना में ऐसा होता है, सब आप हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।